ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि क्लू सीकर्स का जो टेस्ट सीरीज है बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का, उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा और उसका लिंक शेयर करूंगा। तो वो मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो सेक्शन वाइज किया है मैंने। ऑब्जेक्टिव का अलग, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन के अलग, अकॉर्डिंगली। अब होगा क्या कि आप लोग जब मेरा सॉल्यूशन देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि सर बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किस तरह से, बिल्कुल बेसिक से, एकदम स्क्रैच बॉटम से स्टार्ट करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आप एग्जाम में जनरली जब 1 मार्क का क्वेश्चन बनाओगे तो आप सॉल्यूशन बहुत डिटेल में लिखोगे नहीं, आप टिक करोगे या फिर 1 वर्ड लिखोगे, 1 लाइन लिखोगे, यही जेन्युइन है। बट एज अ टीचर मुझको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ये मानकर कि जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो वीडियो तभी देखो जब तुम्हारे पास टाइम हो, अदरवाइज मत देखो, ज्यादा बेटर है। तो तसल्ली से देखो, एक लेक्चर के जैसा देखो। दूसरा क्या है, इवन तो मैं सेक्शन 1 अभी सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि इंटायरली ऑब्जेक्टिव है, मैं डिसीजन दिल से नहीं लूंगा कि हाँ ये मुझको लग रहा है, मेरा दिल कहता है। जैसा कि तुम लोग मुझसे बोल देते हो कि सर दिल कह रहा था तो मैंने टिक लगा दिया। सो साइंस में दिल कहता है नहीं, दिमाग कहता है। ओके, सो जेन्युइन डिसीजंस होंगे, लॉजिकल, जो हम डिसीजन लेंगे वो लॉजिकल होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपेरिकल इवेल्युएशंस एंड साइंटिफिक एविडेंस। ओके, सो पहला सॉल्यूशन, पहला टेस्ट जो हुआ था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बोथ चैप्टर 1 और 2 का। उसका सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब एज ए वेक्टर हम लिखते हैं तो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, वेयर Q1 Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस, हम 2 चार्जेस लेकर के बात कर रहे हैं सिस्टम में, डिवाइडेड बाई R क्यूब इनटू R वेक्टर। अब तुम बोलोगे कि सर ये R क्यूब कहां से आ गया, हमने तो R स्क्वायर सुना था। देख, ऐसा है कि हमें यहाँ पे फोर्स जब हम लिखते हैं तो विद डायरेक्शन हमने लिखना होता है। तो अभी हम एक R वेक्टर जो ले रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में एक R मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा आ जाता है, राइट। बट जब हम इसके इस फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन का सेंस मैग्नीट्यूड में नहीं होगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि अगर Q1 है और इसका रेडियल डिस्टेंस जो है Q2 के साथ वो R है, राइट। तो Q1 Q2 द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो फोर्स क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड द रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर कहां चला गया, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब द फोर्स इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस स्क्वायर। अब हम इस इंपेरिकल सॉल्यूशन के बेसिस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, दिल से डिसीजन नहीं लेंगे, राइट। सो फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, करेक्ट है, पहला ही मिल गया। आगे का हम देख लेते हैं, उनको लॉजिकली रॉन्ग प्रूफ करेंगे। कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है, Q1 Q2 वेरी करेंगे या फिर रेडियल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का वेरी करेंगे, चेंज हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अब्सर्ड, नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डिस्टेंस किसी केस में नहीं होता। ओके, सो डिसीजन कैसे लिया हमने, इंपेरिकली लिया, सॉल्यूशन निकाल करके किया, राइट। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या बोला था, 4 सिनेरियोज दिए थे। 4 सिनेरियोज कैसा दिया था, बोला था कि इन चारों सिचुएशन में ओरिजिन और किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। मान लो, अज्यूम करो कि जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू a, किसमें, मीटर में। याद रखना, हमेशा मैंने बहुत सारी गलतियां देखी, स्टूडेंट बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं बट सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया है और वो क्या करते हैं, सेंटीमीटर लेके कैलकुलेशन कर देते हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है उस समय में। तो हमेशा मीटर में कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा यूनिट में हम करेंगे काम।
सो ए मीटर में है। ओके अब क्या है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। पहले रखना है किसको, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटेस्ट है मैग्नीट्यूड में, राइट। अब देखो मैंने क्या किया है, चारों का जो फिगर है वो अलग कर दिया है, और अभी मैं क्या करूंगा ना, चारों को जैसे एक को कलर किया यहां ब्लैक से, एक को कर दूंगा ब्लू से, और एक को कर दूंगा लेटेस्ट से रेड से। ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं करना है ये सब, टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना। ये मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेसिक से दे रहा हूं, स्क्रैच से दे रहा हूं, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू बी लॉजिकल। सो अब क्या होगा, हम ना इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। याद है 11th क्लास में हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था, तो एक एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था कि वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप सो ऑन, राइट, जेड कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप। सो वैसे ही क्या करेंगे ना, आई जे के, हालांकि यहां पे दो ही होगा, आई एन जे दो ही डायरेक्शन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एनालिटिकली रिप्रेजेंट करके लास्ट में उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इजी होगा। एंड ट्रस्ट मी, पता है मैंने कुछ टू लर्न, आई सॉ द वीडियो दिस, आई वेंट थ्रू द कॉपीज ऑफ सम टॉपर्स इन +2 एंड देन आई सॉ कि ये बच्चे जो थे एकदम लॉजिकली इसी तरह से वेक्टर्स के या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे, बहुत सुंदर लगता था उनका आंसर। सो हम भी ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होता है, जस्ट लाइक द सन से रेडिएशन निकलता है, तो वैसे ही क्या होता है, डाइवर्ज होता है टुवर्ड्स बाहर की तरफ। ओके, तो जैसे कि 5Q है, तो 5Q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा ओरिजिन पे, सो इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। उसी तरह से अगर हम बोले 2Q का, तो किधर होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन पे कैसा डालेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड नाउ सी -3Q, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इट मर्जेस, राइट, ये प्लंज होता है नेगेटिव चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो प्लंज होता है, सो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी ये क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होकर के इट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक काम करो, सॉरी ये वाला चेंज करते हैं, बहुत डल लग रहा है। सो E1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस, उसको हम कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इतना तो सब में आना है, तो जरूरत क्या उसको बार बार रिपीट करके लिखने का। अब एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, सबसे पहले किसका लिख दे, एक्स एक्सिस के तरफ का लिख दे। तो एक्स एक्सिस के केस में क्या है, 2Q, राइट, उसके बाद प्लस 3Q। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार सर ये आप +3Q क्यों लिख रहे हैं, देखो चार्ज नेगेटिव है, फिर से याद रखना चार्ज नेगेटिव है, बट इस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ओके, इनटू व्हाट, आई कैप, मेक सेंस, राइट। एंड देन अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं। ऑल्दो 5Q ये वाला चार्ज जो है पॉजिटिव है, लेकिन उसका अब मैं लिखने जा रहा हूं तो कैसा लिख रहा हूं, माइनस। क्यों, पहले ही बता दिया था कि एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, सो मैंने माइनस लिखा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, सो -5J कैप, राइट, क्लियर। अब इसको हम सिंपली हम लिख देंगे, तो E1 कैसा होगा, E1 वेक्टर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। अच्छा, आगे का आप जब फोर्स लिखूंगा ना, उसमें इसको मैं k लिखूंगा डायरेक्टली, क्योंकि ये डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला है आगे जाके। अब देखो सिंपली i कितना हो गया, 3 + 2 5i कैप -5j कैप, राइट। अब इसका अगर हम E1 का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो सिंपली क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर रूट अंडर, मेक सेंस। एंड देयरफॉर E1 मैग्नीट्यूड विल बी, राइट, 5√2 डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इसी को अब हम लिख देंगे क्या, के। हम क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, अब के लिख रहे हैं, ठीक है। सब में कांस्टेंट होगा हर जगह पे। सो के और इंटू 5√2 हो गया। अब चलो इसी तरह से सेकेंड केस में अब हम लिखते हैं कि E2 कितना होगा। सबसे पहले E2 हम लिखते हैं, तो यहां पे अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर वाले की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, -q टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस एंड +2q के वजह से भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा। तो अब चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट लिखा k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, हटा दिया मैंने, जरूरत नहीं है, इजी करना है। ओके, सो नाउ इट विल बी x एक्सिस की तरफ कितना होगा, 2q प्लस q इंटू आई विश की q भी कॉमन ले लेता मैं, बट एनीवेज रहने दो, अभी हो गया, एंड प्लस 3qj, राइट, इज इक्वल टू k इंटू, अब 2q प्लस q कितना होगा, ये भी हो जाएगा 3qi। ओके ओके, ऊपर वाले में देखो मैंने q, इसीलिए मैं बोल रहा था कि q करके तो मैंने q कॉमन लेना चाहिए था, राइट। सो ऊपर वाले में मैंने q लिखा नहीं है, दैट विल बी k दिस 5 इंटू q। ओके, सो वही मैं बोल रहा था कि जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, q रह गया था मेरा। सो 3qi एंड प्लस 3qj हो गया। अब क्या करेंगे, q k कॉमन हो गया, यहां पे अब हो गया 3q। अब इसका क्या करना है, 3i प्लस 3j लिख देता हूं, वरना कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। मेरी ही गलती है, पहले मैंने क्यों नहीं किया। ओके, अब उसके बाद देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो अब हम फिर से करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, राइट। सो इट विल बी q k 3 and 3 कितना हो जाएगा। अब लॉजिकली अगर देखोगे तो दिस विल बी 3√2, करके देखना। ओके, अब डायरेक्ट अब प्रोसेस समझ में आ चुका है आपको कैसे होना है। ओके, देन थर्ड वाला E3, राइट, सिर्फ एनालिटिकली लिखेंगे, हमारा हो जाएगा, किधर है, ओके एक ही है, ये 4q टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, -2q का भी इधर ही होगा, एक ही, ओनली एक ही है, तो दिस विल बी k q एंड चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना था, 4q था, तो q कॉमन ले लिया है मैंने, तो इट विल बी 4 + 2 और दोनों का कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। ओके ग्रेट, एंड देन नाउ इट विल बी कितना, अब तो स्क्वायर वगैरह करने का √2 आने का चांसेस ही नहीं है, तो इट विल बी kq इंटू 6 टाइम्स। ओके, एंड देन योर E4 विल बी, अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, ओके याद रखना, मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दिया। सो E4 अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव इधर और ये भी पॉजिटिव इधर, तो अब ये कितना हो जाएगा, kq एंड देन इट विल बी 3 + 1i, और अब अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हैं E4 का तो ओके, सो इट विल बी kq4। सो इतना देखो, एक चीज तो डायरेक्ट पहले पता चल रहा है कि 6qk 4qk, इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूं बेटर होगा, E3 जो है वो ग्रेटर है किससे, E4 से। ओके, और अब ऊपर चलते हैं, ऊपर कितना है, ऊपर है 5√2। नाउ एक चीज याद रखो, व्हाट इज 5√2, सो 5 into 1.41 समथिंग, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 6, ये 6 से बड़ा है। ओके, करके देख लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज। 1.41 into 5, so 5 into 5 4 the 20, 0 2 5 and 7, this will be 7 point something। so अब इतना श्योर हो गया कि 3 से भी बड़ा कौन है, 1 है, राइट, E1 है, क्योंकि वो 7 point something। एंड देन व्हाट इज द सेकेंड वन, सेकेंड वन इज 3√2, यानी कि 1.41 into 3, so it is 3 1 the 3 4 3 the 12 2 3 1 4.23, so 4 point, यानी कि अब एक चीज आ गया कि E4 से बड़ा, E4 was 4kq एंड E2 हमारा 4.23 है, so it is greater than this one also, so my logical series is E1 greater than E3, this in turn is greater than E2 एंड सबसे लास्ट में कौन होगा, E4 होगा।
राइट। तो यहाँ कुछ है क्या इस तरह का 1 3 2 4, ओके राइट, यहाँ पे भी यही करेक्ट है राइट। लॉजिकल डिसीजन, दिल से डिसीजन नहीं लिया मैंने, कैसे लिया, इंपेरिकली डिराइव करके डिसीजन लिया, ओके। इस तरह से पता है एक चीज यहीं पे समझा देता हूं, वेक्टर के केसेस में बहुत सारे कहीं पे आए, मैग्नेटिज्म में आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, आपका कहीं पे भी वेक्टर से अगर डील कर रहे हो और अगर पॉसिबिलिटी है कि उसको आप एनालिटिकली एक्सप्रेस करके उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करो, ट्रस्ट में आपके गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है, राइट। सो दिस वाज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन, नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। यहां पे कोई एनालिटिकल डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द कर्व शोन इन फिगर पॉसिबली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां पे करेक्टली कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप याद करोगे तो मेजरली 4 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का याद रखना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिज्म का भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम स्टडी करते हैं वहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वो और ये दोनों अलग होते हैं, राइट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के 4 मेजर प्रॉपर्टीज होती है। पहला क्या, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, डाइवर्ज होता है, इमर्ज होता है एक रे के जैसा, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, प्लंज होता है। सो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मर्जेस इन द नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या है कि फ्री स्पेस है, अगर कोई चार्ज नहीं है वहां पे, कोई नेट चार्ज नहीं है, तो हम फ्री स्पेस में, ऐसे स्पेस में जहां कोई चार्ज नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं कि एक कंटिन्यूअस लाइन है, जा रहा है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी क्योंकि जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई डायरेक्शन का सेंस ही खत्म हो जाएगा, डायरेक्शनलेस बन जाएगा ये, विच इज absurd. सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस it never intersects, okay. And the last one is which is absolutely different from वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है वहां का और यहां का डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, एक सर्कुलर या फिर किसी तरह का क्लोज लूप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है वो क्लोज्ड फील्ड लाइंस होती हैं, ओके। सो वो हम स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम हर उस केस को नेग्लेक्ट करेंगे जो क्राइटेरिया 2 2 3 4 नहीं मीट करेगा। मेजरली यहां पे 3 और 4 का यूज होगा। अब देखो पहला वाला, आप देखो सब कुछ, ये 2 कंडक्टर है, आप पढ़ोगे अगर तो कंडक्टर के बॉडी में कहीं फील्ड लाइंस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम, करंट की नहीं, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 नहीं होगा, तो फील्ड लाइन सिर्फ सरफेस पे होता है। ये तो बिल्कुल सही दिखाया है, एकदम करेक्ट है। प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है, इन दोनों के बीच में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो लूप बना दिया, क्लोज लूप बना दिया, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट राइट, ओके। देन आवर बी नंबर इज दिस, कि अब यहां पे देखो ये वाला पोर्शन क्लियर दिख रहा है कि ये आगे जाके और ये आगे जाके एक दूसरे को कट करेगा, एक पॉइंट पे दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू। यहां पे आएंगे फिर से, यहां पे देखेंगे कि रायता फैल चुका है क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रहे, 2 से ज्यादा ही क्रॉस कर रहे, तो यहाँ रायता नहीं, यहाँ पे आप बोल लो कि पूरा दाल पसरा हुआ है, राइट, तो ये भी नहीं होगा। एंड दिस वन इज वेरी इजी, नो, 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने अपने एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक में देखा होगा, ये ऐसा ही होता है, राइट। सो दिस वन इज ओनली द राइट ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पे मैंने कैसे डिसीजन लिया, यहाँ पे मैंने दिल से डिसीजन नहीं लिया, यहाँ पे भी मैंने एम्पेरिकली ऑन द बेसिस ऑफ हमारा एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस, उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेसिस पे लिया है। अभी मेरा एक स्टूडेंट मुझसे बहुत चिढ़ रहा होगा
तो एक्चुअली मैं उस स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूं कि देखो, तुमने मुझको बहुत अच्छा एक पता है नॉलेज दिया कि इस पे मुझको बात करना चाहिए कि दिल से डिसीजन, कि सर मुझको लगा कि ये सही है दिल से, तो मैंने करेक्ट आंसर दे दिया। ये एक्चुअली में इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। मैं भी जब अपने टाइम में स्टूडेंट था तो ये मेरा भी प्रॉब्लम था, अरे मुझको लग रहा है ये होगा, राइट। सो दैट इज द रॉन्ग वे टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूं, आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सो वहां पे दिल के बातों पे जाने से बेटर है छोड़ देना क्वेश्चन को, क्योंकि उसके वजह से क्या हो सकता है, नेगेटिव आंसर्स पता है बहुत हिट करते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव आंसर्स के वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, बोर्ड एग्जाम में हम कर सकते हैं, इट इज ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं भी जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एम्पेरिकली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड डेरिवेशंस, और उसके बाद फिर तुमको लगता है कि अब टाइम बचा है तो दिल के बेसिस पे डिसीजन ले लो। बट जहां नेगेटिव मार्किंग हो वहां पे ये डिसीजन इस तरह से मत लो। ओके, बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं और लोग, सो इसमें चिढ़ने वाला बात नहीं है, गुस्सा नहीं करना है सर मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज गिवन द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज that equal charges are given to two conducting spheres of different radii, the potential will be। चलो एक काम करते हैं, इसको ना बहुत इंटरेस्टिंगली बना करके हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी सीखने को मिलेगा। चलो जादू हो जा, हाँ हो गया, और एक छोटा बना लेते हैं, चल भाई जादू हो जा, हो गया। सो लॉजिकली अब देखा जाए तो इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, एंड डेफिनेटली कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, राइट। बोल रहा है इक्वल चार्जेस है, यानी कि इक्वल चार्जेस अगर दिया तो चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे हम बात नहीं करते, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस एरिया के बेसिस पे डिफाइंड होगा, तो इसका होगा सिग्मा 1, इसका होगा सिग्मा 2। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया एक का बड़ा है एक का छोटा है, तो इसीलिए क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q1 और इस पे Q2 है, तो दिस Q1 इज इक्वल टू Q2। कहां से मैं बोल रहा हूं, दिल से नहीं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि दोनों चार्जेस इक्वल है, राइट। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल विल बी, राइट। सो देखो, पोटेंशियल इस तरह से अगर एक सरफेस हो तो इसका डिसीजन लेना है, दो केसेस होते हैं, राइट, दो केसेस होते हैं। एक होगा क्या कि अगर पोटेंशियल आप निकाल रहे हो आउटसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर का जो सरफेस है, या तो उस सरफेस का बात करो या सरफेस के बाहर का बात करो, ओके। जैसे ही सरफेस के अंदर का तुम बात करने लगते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सरफेस। अब तुम बोलोगे सर क्यों? देखो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालते हैं, फील्ड जो निकालते हैं हम इस स्फीयर के अंदर के किसी रेडियस पे, लेटस से हम r' पे निकाल रहे हैं, अंदर अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि गॉसेस लॉ याद करो, सारा का सारा चार्ज कहां है, इस अंदर वाले स्फीयर के बाहर है, तो इस अंदर वाले स्फीयर ने कितने चार्ज इंक्लोज किया है, 0। अगर 0 चार्ज इंक्लोज किया है तो इस अंदर वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज बाय दिस स्फीयर इज 0, राइट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है, राइट, अंदर स्फीयर के अंदर, तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं उस केस में। तो अब हम पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल लीड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या है, 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कहां? दोनों स्फीयर के अंदर। बाहर का बात अगर करेंगे तो आप कैसे जाएंगे, जैसे ही हम बाहर का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। Q1 चार्ज, यहां पे Q2 चार्ज, दोनों कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे। अब देखो, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि इस स्फीयर के अंदर वाला, अब अगर बात कर रहे हैं, मैंने जब एज्यूम कर लिया कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अब गलती हो सकता है
कि तब तो चार्ज है। अरे नहीं, वो तो एज पर कॉन्सेप्ट वो हम मान सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालने के लिए, जब इस स्फीयर पे या तो उसके सरफेस पे या सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, तब ये अज्यूम करना है। कहीं तो ऐसा नहीं लिखा कि सरफेस के अंदर भी निकालना है तो चार्जेस मान लो सेंटर पे, नहीं। उस समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ बाहर अगर जाएंगे, हम जानते हैं कि अब हम इसको पॉइंट चार्ज क्यूअर के जैसा ले सकते हैं। तो पोटेंशियल हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी न्यूमरेटर में क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, द डिस्टेंस, लेट अस से आर, राइट। अब हम देख रहे हैं क्या, पोटेंशियल इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। पॉइंट, किसी भी पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, यहां पे बाहर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है। ओके, सिंपल है। अब तुम एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या था कि द पोटेंशियल विल बी लेस, अच्छा सरफेस का बात कर रहा है। अब हम जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम ऑप्शंस देखना स्टार्ट करते हैं। विल बी लेस ऑन द स्मॉलर स्फीयर, तो देखो अगर हम दोनों का बात करें तो u1 इज इक्वल टू चार्जेस बराबर है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k ले लेते हैं। तो पहले केस में क्या होगा, चार्ज q बाई r, और u2 इज इक्वल टू k q। क्यों लिखा मैंने, q ही लिया दोनों केस में क्योंकि चार्जेस इक्वल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। अब एक बात बताओ, जिसका रेडियस छोटा होगा, स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर द पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, राइट। सो सिंपल, बी लेस ऑन द स्मॉलर स्फीयर, डज इट मेक सेंस, नहीं, स्मॉलर स्फीयर का रेडियस छोटा है तो पोटेंशियल कैसा होगा, बड़ा होगा, नो। बी मोर ऑन द बिगर स्फीयर, जस्ट ऊपर वाले का ही, अब ये उल्टा नाक पकड़ रहा है, पहला जो ऑप्शन है वही सेकेंड ऑप्शन भी है, तो ये भी गलत है, ठीक है, कि स्मॉलर पे कम है, बड़े वाले पे ज्यादा है। डिपेंड ऑन द रेडिया ऑफ द स्फीयर, ऑब्वियसली इट इज राइट, राइट। Be equal and both is, no, it is not possible because it depends on the radius of the spheres, right? तो डिसीजन लिया जा चुका है, दिल से नहीं और दिमाग से डिसीजन लिया जा चुका है। ओके, सो फिफ्थ नंबर, two charges, one of -10 coulomb and the other one of +10 coulomb are placed 10 centimeter apart. Potential at the center of the line joining the two charges is, ये डाइपोल के जैसा लग रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक चार्ज है -10 कूलम, दूसरा एक रेडियल लाइन बना लेते हैं, दूसरा भी लिख देते हैं +10 कूलम, और दोनों 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी सेंटर जो होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर अपार्ट होगा, राइट। इससे तो आंसर क्लियर दिख रहा है कि 0 होगा, बट स्टिल लेट अस डू इट फॉर एवरीवन विथ कॉन्सेप्ट। अब देखो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं k। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर चार्जेस का जहां पे हम बात करेंगे ना, वहां पे किसी पॉइंट को p q मत मानना, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम चार्जेस को भी क्या लिखते हैं, q से लिखते हैं, कभी p लिख देते हैं, तो p q मत लेना, कुछ अलग लेना, राइट। ABCD JK समथिंग बट नॉट P and Q। ओके, सो K ले लिया मैंने, सेंटर को क्या लिया, K लिया, O भी ले सकता था, O, बट एनीवेज K ले लिया। अब देखो पोटेंशियल अगर हम लिखते हैं UK, यूनाइटेड किंगडम का पोटेंशियल कितना है, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, दिस इज -10/5, क्यों, और 5 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हमेशा क्या करेंगे 10⁻²। मेरे वो सारे स्टूडेंट्स, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज भेज रहा हूं जो एग्जाम, जिनको मैं बार बार बोल चुका हूं कि सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट वाज एब्सोल्युटली राइट, राइट। सो सिर्फ स्टेप मार्किंग से सेटिस्फाई नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में, ओके। एंड दिस वन इज +10/5 into 10⁻²। क्लियर दिख रहा है कि ये इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और यहां पे डायरेक्शन का तो पोटेंशियल इज व्हाट, वेक्टर और स्केलर,
ठीक है, इट इज अ स्केलर थिंग। तो यहां पे सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स का एडिशन होता है। एक का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एंड इक्वली नेगेटिव, मतलब उतना ही इक्वल नेगेटिव है जितना कि अदर वन इज पॉजिटिव, सो आंसर इज 0, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट? The plates in a parallel plate capacitor are separated by a distance d with air as the medium between the plates. In order to increase the capacity by 66%, a dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced between the plates. What is the thickness of the dielectric slab? Okay. नो बहुत सारे लोग पता है फॉर्मूला से क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला याद करके, राइट। व्हाट आई विल डू हियर, सिंस मैं ऐसे ही मतलब वीडियो इतना एक्सप्लेनेटरी बना रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को समझ में आए। सो इसका ना मुझको याद नहीं है अभी सच में फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव कर लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं कि इट इज गुड, देखो फॉर्मूला याद रहना इज अच्छा चीज, क्यों? क्योंकि टाइम बचाता है, बट कॉन्सेप्ट पता होना उससे कई गुना अच्छा चीज होता है, क्योंकि गलती से फॉर्मूला अगर भूल गए डिराइव कर सकते हैं हम कॉन्सेप्ट से। चलो डिराइव करते हैं। सो पहले क्या है, इस तरह का डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम, और अब बोलेंगे इसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, इतना ही दिया हुआ है, राइट। सो सॉरी, इस केस में क्या है, मीडियम जो है बीच का क्या है, कंप्लीटली एयर है। जब एयर एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस को C0 लिखते हैं। C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। फाइन, ओके। अब क्या हो गया, अब केस चेंज हो गया। अब चेंज कैसे हुआ केस, यहां पे बना देता हूं फिर से अगला वाला, कि अभी भी टोटल थिकनेस तो d है, ओके, बट अब क्या हो चुका है, यहां से यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक, लेट अस से इसका थिकनेस मान लो t, थिकनेस का एक स्लैब को क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है, राइट। अब बोल रहा है कि इस केस में ये टी थिकनेस वाला स्लैब को जब हमने इसमें इंसर्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो C0 था ये कितना से इंक्रीज हो गया, 66% से इंक्रीज हो गया, यानी कि C डैश इज इक्वल टू C0 इंटू 1 प्लस 66%, और या फिर तुम इसको बोल सकते हो C डैश इज इक्वल टू 1.66 C0, राइट। 66% से क्या हुआ था, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस जो था वो 66% ऑफ इट्स वैल्यू से इंक्रीज हो गया था। बस इतना ही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है ये निकालने के लिए, राइट। और कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे सर हाउ, सो इट इज C डैश इज इक्वल टू व्हाट, C0 प्लस C0 का 66%, और जब अब इसको हम ब्रेक करके जब वापस इसको तोड़ते हैं, इट इज C प्लस C0 प्लस C0 और C0 प्लस C0 और C0 का 66%, तो इट इज 66/100, एंड देन इट इज C0 कॉमन ले लेते हैं, क्या होता है 1 प्लस 66/100 इज 0.66। अल्टीमेटली जब हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसके बराबर आएगा, ओके। नाउ दिस इज इट। सो अब हम बोलेंगे कि अब भाई अब लेकिन सर ये कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। देखो सर आपको तो सब इजी ही लगता है राइट, क्योंकि आप टीचर हैं। सो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे क्या होता है, इसका थिकनेस कितना है, t है, तो ये जो अब एयर बचा हुआ है उसका थिकनेस कितना होगा, d माइनस टी होगा, मेक सेंस, इतना दूर का। अब ये दो कैपेसिटर के जैसा काम करेगा, कैसा काम करेगा, एक वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कैसा हो चुका है, C डैश हो चुका है, एक वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है, अभी भी C0 है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में अभी भी कैसा है, एयर ही है, ओके, समझ गए। और ये जो डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस है ना,
ठीक है, चार्ज वहां भी जनरेट होता है, तो वो एक प्लेट के जैसा काम करेगा, वो एक कॉमन प्लेट के जैसा काम करेगा। इसीलिए ये क्या होगा, एक सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर के जैसा ये दोनों काम करेंगे। बिल्कुल सीरीज में कनेक्शन जो होता है कैपेसिटर का कैसे होता है, ऐसे ही होता है। तो अब यहां पे क्या हुआ है पता है, ये बीच का प्लेट जो है ना वो मतलब कॉमन मान लो, और उसके अंदर का जो प्लेट है वो इसके साथ काम कर रहा है डाइलेक्ट्रिक के साथ, बाहर में इस प्लेट का बाहर का सरफेस बाहर वाले के साथ एयर के साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये सिस्टम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट कैसे होता है, सीरीज का पता ही है, कैपेसिटर का जो होता है वो रेसिस्टर के हिसाब से उल्टा चलता है। तो इट इज 1/C0 प्लस 1/C डैश। अब देखो मैंने C डैश निकालना नहीं था, C डैश अगर निकालोगे तो आप कैसे निकालते हो, आप लिखते हो, ठीक है, इट इज K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ है अब, लेकिन डिवाइडेड बाई D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक है कितने दूर तक, वो सिर्फ और सिर्फ कितने दूर तक है, T थिकनेस तक, ओनली T के थिकनेस तक वो अवेलेबल है, ओके। और C डैश ये हो गया, और अब C0 जो हुआ, ठीक है। देखो मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि इनिशियली जब मैंने लिखा था तो ऐसा लिखा था, उस केस में क्या था, उस केस में था जो पूरा कैपेसिटर सिर्फ उसके बीच में क्या था, एयर था। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो विथ डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर का पार्ट है उसका थिकनेस T है, तो जो अब जिसमें सिर्फ एयर बचा हुआ है उसका थिकनेस क्या हो गया, वो भी चेंज हो गया, नाउ इट इज D माइनस T। तो मेरा अभी के लिए C0 चेंज हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A इंटू, अब जो पहले D था वो कितना हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं। सो हमारा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, राइट। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, राइट, इसको और इजी करने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये क्या हम जानते हैं अपने कैलकुलेशन से कि अब C इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू C0 into C dash divided by C0 plus C dash। Alrighty then इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद होगा क्या कि C इक्विवेलेंट हम जानते हैं, C इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कि इट इज 1.66 into C नॉट। सो इसको हम अब क्या लिखेंगे, इट इज 1.66 C नॉट, राइट। C नॉट हमको पता है कि क्या होगा, इज इक्वल टू, नाउ दिस इज व्हाट C नॉट। C नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट को लिख सकते हैं, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। एंड टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ लॉजिकली बिल्कुल ये सारे के सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे, ओके। C डैश इज व्हाट, C डैश इज K टाइम्स, फिर से वही टर्म एप्सिलॉन नॉट A बाई T, ओके, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में अब क्या है कि दोनों का एडिशन करना है, ओके, दोनों का एडिशन करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई T, ओके। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में भी C नॉट का वैल्यू बिठा लेना, ओके। सो इट इज 1.66 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई, और इसका वैल्यू कितना था इनिशियली, इट वाज इनिशियल वैल्यू, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट नहीं किया था उस समय इसका वैल्यू इतना था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट नहीं किया था, सिर्फ एयर एज ए मीडियम काम कर रहा था दो प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओरिजिनल कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस ओरिजिनल वैल्यू के, इनिशियल वैल्यू के 66% ज्यादा हो गया, राइट। तो राइट हैंड साइड इस कॉन्सेप्ट से आगे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपने अलग कॉन्सेप्ट से आगे जाएगा, ओके। सो नाउ इट इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो अगर आप देखोगे, अच्छा एप्सिलॉन नॉट A नीचे से क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि प्लस साइन से सेपरेटेड है तो
एक बार में कॉमन आ जाएगा, और ऊपर में यहां देखो इनटू है, तो एक एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो सकता है, राइट। सो नाउ एप्सिलॉन नॉट ए एक कैंसिल हो गया किससे, वहां से। तो अब क्या बच गया, यहां पे बच गया k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये वाला भी तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है। हाँ, वही चीज दिखाने के लिए मैंने अभी काटा नहीं है। नाउ इट इज, नीचे वाले में भी क्या करो पता है, नीचे वाले में भी d माइनस टी को कॉमन ले लो, इंटू टी, सॉरी d माइनस टी और t का ये ले लो, एलसीएम ले लो, और अब एडिशन वाला काम स्टार्ट करो। सो यहाँ d माइनस टी चला जाएगा तो टी ऐड होगा, और प्लस इधर वाले में d माइनस टी में कितने से मल्टीप्लाई होगा, k से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k था, सो k इंटू डी माइनस टी हो गया। ओके, नाउ यू कैन से कि सर यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इस साइड में क्या बच गया, अब हमारा बच गया 1.66 बाई डी इज इक्वल टू, अब यहां पे एक चीज देखो, दिस इज k बाई डी माइनस टी इंटू टी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं k बाई डी माइनस टी इंटू टी, हमारे उन बच्चों के लिए जिनके लिए मतलब अच्छे से समझना है जिनको। अब यहां पे देखो, दिस होल इज डिवाइडेड बाई दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डी माइनस टी अब ऊपर में आ जाएगा, डी माइनस टी इंटू टी, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई, अब यहां पे इसको तोड़ दो, क्लियर। प्लस क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमें टी निकालना है, थिकनेस, तो टी वाले टर्म्स को एक साथ लेकर के आएंगे। सो दिस इज टी प्लस डी के माइनस टी के, ओके, डी के माइनस टी के, दिनेश कार्तिक माइनस टी के, क्या पता कोई होगा क्रिकेटर, नाम लिख देना तुम लोग कमेंट सेक्शन में। 1.66 बाई डी इज इक्वल टू, नाउ इट इज k डिवाइडेड बाय, क्या करना है हमें, t प्लस डी के प्लस दिस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, t वाले टर्म से एक साथ अगर मैंने ले लिया तो उनमें से t कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 t इंटू 1 माइनस के प्लस डी के। ओके, अब ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका। अब इसको क्या करना है, सिंपल, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। सो इट इज 1.66 इंटू टी इंटू 1 माइनस के, और प्लस 1.66 मल्टीप्लाई कर दो, 1.66 इंटू डी के इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया, डी के हो गया। ऑलराइट, अब ये जो इक्वेशन आया है इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें टी निकालना है, तो हमें अकेला टी वाले टर्म को राइट हैंड साइड में रखना है। सो इट विल बी लाइक 1.66 टी इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू डी के माइनस 1.66 डी के। अब 1.66 टी इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू 1 डीके से माइनस 1.66 डीके अगर जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.66 डीके, बट किस चीज में, नेगेटिव में। अब कुछ लोग पैनिक कर रहे होंगे कि सर नेगेटिव में थिकनेस कैसे आएगा, तो अभी जज मत करो, अभी कैलकुलेशन बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सो नाउ थिकनेस इज इक्वल टू, अब हम बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.66 डीके डिवाइडेड बाय 1.66 1 माइनस के। ओके, अब k का वैल्यू क्या करो, क्वेश्चन पेपर में जो k का वैल्यू दिया है उसको उठाओ और पुट कर दो। कितना दिया है k का वैल्यू, ओके, यहां पे देखो, दिस इज गिवन एज 5, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इज 5। सो अब यहां पे 5 पुट करो। सो नाउ थिकनेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.66 इंटू 5 डी डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 1 माइनस 5। ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ में आया, इसीलिए बोला था पैनिक मत करो। t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.66 इंटू 5 डी डिवाइडेड बाई 1.66
इंटू -4, ये माइनस माइनस अब कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं इसको 2 टाइम्स, इसको काट सकते हैं 2 से 0.33 टाइम्स। ओके, अब एक चीज देखो, पता है 0.33 इसको 5 टाइम्स अगर करोगे, 5 3 द 15, 1 रह गया रिमाइंडर, 5 3 द 15 प्लस 1 16, 2 पॉइंट से पहले है डेसिमल, तो यहां भी यानी इट इज 1.65, यानी ऑलमोस्ट इसके सिमिलर है, काट देंगे। ठीक है, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 5 कैंसिल हो गया, तो थिकनेस कितना है मेरा, d/2। ओके, तो डिसीजन जो लिया, आप सोच रहे होगे कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं कब ये बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम में बैठ के 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, राइट। बट इन केस अगर ये कॉन्सेप्ट किसी बड़े न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है और वहां पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, या फिर आप फॉर्मूला भूल गए और न्यूमेरिकल बड़ा है, जस्टिफाइड है ये डेरिवेशन उस समय, तो आप क्या करोगे, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। सिंपली क्या कॉन्सेप्ट है कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वो कैसा बिहेव करेगा कि एयर एज अ मीडियम है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल, द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब डाइलेक्ट्रिक जैसे ही पुट कर दिया तो क्या हो गया, कैपेसिटर 2 हिस्से में बट गया। कैपेसिटर का एक हिस्सा विथ डाइलेक्ट्रिक है, उसका कैपेसिटेंस अलग है, दूसरा हिस्सा कैसा हो गया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, वो अभी भी ओरिजिनल एयर वाला मीडियम के जैसा बिहेव करेगा। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो इतना लंबा कैलकुलेशन हुआ, रामायण भारत महाभारत, राइट। सो इस तरह से, इसीलिए जब मैं स्टार्ट किया था पता अपना वीडियो, तो बोला था कि मैं सॉल्यूशन दूंगा इस तरह से जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं विद कॉन्सेप्ट। आंसर अगर देना हो तो कितना लगेगा, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेगा मुश्किल से इन सारे 6 के 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए, राइट। बट ये 6 क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन वीडियो है, पता नहीं कितने सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो हो सके प्लीज सपोर्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, स्वार्थी मत बनो, शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, दिल से डिसीजन।